हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग अर्थ किक का जो 15,000 प्लस क्वेश्चन का था पीडीएफ यानी कि ई बुक, उसका यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, और आज के वीडियो में भौतिक विज्ञान से शुरू करना है हम लोगों को। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, और पिछले वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आज शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान से, देखते हैं कहाँ तक होता है। देखते हैं फर्स्ट क्या दिया हुआ है। तापमान के घटने से वायु में ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वेग भी घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है दोस्तों, तो माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा। आगे है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है, ठोस में होता है। और उसके बाद ठोस के बाद ध्वनि की चाल किस में अधिक होगा दोस्तों, तो ठोस के बाद द्रव में, उसके बाद आपका गैस में होगा, यानी कि सबसे कम गैस में होता है। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकेंड। लोहा में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकेंड। और इसके बाद है ध्वनि के तीन मुख्य लक्षण क्या क्या है, तो है तीव्रता है, तरत्व है और गुणता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या बदल जाता है दोस्तों, तो उसका चाल और तरंग दोनों बदल जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आवृत्ति जो है नहीं बदलता है। यहाँ पे आ गया क्वेश्चन कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि का कौन सा गुण नहीं बदलता है, तो आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। आगे है ध्वनि तरंगे किस प्रकार की अनुभूति पैदा करती है, तो आंसर होगा सुनने की अनुभूति। अगला है क्या ध्वनि तरंगे निर्वात में संचारित हो सकती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तरंगे तीन प्रकार के होता है। अब तरंग से देखते हैं, तरंग कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, श्रव्य तरंग, अवश्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली तरंगों को अवश्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है, क्या मनुष्य अवश्रव्य तरंगों को सुन सकता है, नहीं सुन सकता है। और श्रव्य तरंगों की आवृत्ति सीमा क्या होता है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, और इसको जो है मनुष्य सुन सकता है। ठीक है, इसके बाद है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। ठीक है, और इसको भी मनुष्य जो है नहीं सुन सकता है दोस्तों। आगे है कि कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ किस प्रकार की तरंगों को सुन सकता है, तो ये पराश्रव्य तरंगों को सुन सकता है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन ऊष्मा और प्रकाश से क्वेश्चन है। ठीक है, हीट एंड लाइट से किन तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो प्रकाश तरंगों को। आगे है ऊष्मा तरंगे और विद्युत चुम्बकीय तरंगे किस माध्यम से गुजर सकती है, तो निर्वात से गुजर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद तारपीन के तेल में, सॉरी, हाँ यही से, ठीक है, तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 2.04 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, आगे है ऊष्मा तरंगों को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग औरक तरंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सूर्य की किरणों में कौन सी तरंगे ऊष्मा के लिए जिम्मेदार होती है, तो है औरक तरंगे है। ठीक है, आगे है औरक तरंगों की तरंग दैर्घ्य सीमा क्या है, तो 700 mm से लेकर 1 mm तक होता है। आगे है प्रकाश तरंग किसका एक प्रकार है, तो प्रकाश तरंग ही विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन क्या है दोस्तों, रसायन और सड़क निर्माण से क्वेश्चन है आपको, चलिए इसको भी देखते हैं। तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट कब होती है, जब सड़क पर पानी जमा होने लगता है। ठीक है, आगे है तारकोल किसका अपशिष्ट है, तो ये पेट्रोलियम का अपशिष्ट है। रसोई गैस में किसका प्रयोग होता है, प्राकृतिक गैस का होता है। रसोई गैस प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है दोस्तों, तो उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है, याद रखिएगा। आगे संश्लिष्ट रेशे के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है, आंसर होगा नेफ्था का। ठीक है, और नेफ्था में कार्बन अणुओं की संख्या कितना होता है, तो कार्बन 5 से लेकर कार्बन 10 के बीच होता है। आगे क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस का ताप परिसर क्या है, तो इसका ताप परिसर होता है 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। नेक्स्ट अब विद्युत फ्यूज से क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, विद्युत फ्यूज से, विद्युत फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो ये परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए। और फ्यूज का तार किस मिश्र धातु का बना होता है, तो टीन और सीसा का बना होता है। फ्यूज तार में टीन की मात्रा कितना होता है, 63% होता है, याद रखिएगा। और उसमें सीसा जो होता है 37% होता है। और फ्यूज तार को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यूज तार का गलनांक कैसा होता है, तो फ्यूज तार का गलनांक जो है वो कम होता है, ध्यान रखिएगा, कम होता है। ठीक है, इसके बाद अब क्वेश्चन है आविष्कार और खोज से है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि फोटोग्राफिक कैमरा में दृश्य छाप किस पर बनती है, तो फोटोग्राफी फिल्म पर बनती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
फोटोग्राफी फिल्म की खोज किसने किया था? जॉन कार्बट ने किया है। और कागज पर फोटोग्राफी की खोज किया था टालबोट ने, ठीक है। धातु पर फोटोग्राफी का निर्माण किसके द्वारा होता है किया गया दोस्तों? यह जे नित्से के द्वारा। और टेलीविजन की खोज कौन किया है? जे एल्बर्ट किया था, आपको याद ही होगा। और टेलीविजन का खोज जो है ये 1925 में किया गया था, ठीक है। अब आपका है वैज्ञानिक उपकरण से क्वेश्चन है, चलिए इसको भी देखते हैं। नमी की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? आंसर होगा हाइग्रोमीटर के द्वारा। और समुद्री गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग होता है। घूमती हुई वस्तु की गति किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? तो उसका नाम है गाइरोस्कोप, ठीक है, याद रखिएगा गाइरोस्कोप है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, दूर की वस्तुएं देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है दोस्तों? तो आंसर होगा बाइनोक्यूलर्स का, ठीक है। आगे है ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? कैलोरीमीटर का होता है। द्रव का अपेक्षित घनत्व किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है? तो आंसर होगा हाइड्रोमीटर से। इसके बाद क्वेश्चन आपको है कैपिलरी एंड सरफेस टेंशन से, यानी कि केशिकात्व और पृष्ठ तनाव से क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है तेल के दीपक की बत्ती में तेल ऊपर क्यों चढ़ता है? तो आंसर होगा केशिकात्व क्रिया के कारण। आगे दोस्तों, साबुन घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या असर पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव जो होता है कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद, साबुन के घोल के बुलबुले बड़े क्यों बनते हैं? तो आंसर होगा पृष्ठ तनाव कम होने के कारण, ठीक है। आगे कपड़े से मैल किस कारण हटता है? तो ये भी पृष्ठ तनाव के कारण हटता है। और पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। और दिखेगा किस लेंस के जैसा? तो ये दिखता है आपके उत्तल लेंस के समान दिखता है, ठीक है। आगे अब बीबीसी से देखते हैं, अभ्यास देख लेते हैं इसमें से, ठीक है। तो 332 मीटर प्रति सेकंड चाल ध्वनि की किस माध्यम होता है? ऊपर पढ़े हैं, बताइए। तो आंसर होगा वायु में। और किस माध्यम में ध्वनि की चाल 130 मीटर है प्रति सेकंड है? तो होगा लोहा में है। आगे बढ़ते हैं। 1483 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल किस में होता है? जल में होता है दोस्तों, ठीक है। और एचपीपीसीएल का पूर्ण रूप, तो इसका होगा हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एचपीपीसीएल किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है? तो आंसर होगा 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र पर, ठीक है। अब आगे प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण किसमें पाया जाता है? तो आंसर होगा प्राकृतिक गैस में। C5 से C10 कार्बन अणु किस पदार्थ में होते हैं? अभी ऊपर पढ़े हैं सब, तो ये नेफ्था में होता है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, आपको याद है कि नहीं जितना पढ़े ऊपर, ठीक है। आगे है सीसा और टिन की मिश्र धातु से क्या बनता है? फ्यूज तार बनता है। क्या ध्वनि की तीव्रता माध्यम बदलने पर बदलती है? हाँ, क्योंकि चाल और आयाम दोनों बदलता है इसलिए। आगे बढ़ते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को मनुष्य क्या कर सकता है? तो सुन सकता है, और क्या। आगे है 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश की स्थिति क्या थी? तो उस समय हिमाचल प्रदेश जो है केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है। आगे है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस जिले में शिलान्यास किया है? सोलन जिला में किया है। और 2026 तक हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य है पहला ऊर्जा राज्य बनना, ठीक है। संकल्प से शिखर तक, पिछले डेटा से है ये सब, ठीक है। और हरित ऊर्जा राज्य किसका विजन है? हिमाचल प्रदेश का है। जॉन कार्बाट का संबंध किस खोज से है? फोटोग्राफी फिल्म के खोज किए थे। और जेएल बियर्ड जो है ये टेलीविजन के खोज किए हैं। आगे बढ़ते हैं। अपेक्षित घनत्व को मापने वाला यंत्र क्या है? हाइड्रोमीटर है, ठीक है। और आर्द्रता बोलेगा दोस्तों तो हाइग्रो हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। और समुद्री गहराई फेदोमीटर से मापते हैं। हवा में, पानी में हवा का बुलबुला दिखता है कैसा? उत्तल लेंस के जैसा दिखता है, लेकिन व्यवहार कैसा करता है? अवतल लेंस के जैसा, ठीक है। और फोटोग्राफी के आविष्कार कौन है? कागज तो हो गया टालबोट है, ठीक है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी धातु के आविष्कार कौन है? जे नित्से है। और टिन का परसेंटेज फ्यूज तार में कितना होता है? 63% होता है। और शीशा जो है 37% होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की चाल किस भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है? तो इसमें दोस्तों डेटा में स्पष्ट नहीं है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता है, ध्यान रखिएगा। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, 1 नंबर से फिर शुरू हो गया। लेंस का क्षमता किसे कहते हैं? तो आंसर होगा लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता बोलते हैं, ठीक है। यानी कि 1/f बराबर पी होता है। आगे है कि लेंस की क्षमता का ऐसे मतलब पूछेगा तो डायोप्टर हो जाएगा। नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह जो है नीले रंग को संक्रमित करता है, ठीक है। अब दोस्तों इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र है, ठीक है। फिजिक्स आपका खत्म हो गया है। अब अर्थशास्त्र देखते हैं कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम। मुद्रा किसका मापक है? मूल्य का मापक है। और वित्तीय भुगतान का कार्य कौन करता है? मुद्रा करता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
समष्टि अर्थशास्त्र शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? जॉन मेनार्ड किन्स को जाता है, ठीक है, जेम किन्स को। और नेक्स्ट है कि थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखा है? जॉन मेनार्ड किन्स, इन्होंने ही लिखा है, ठीक है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में किनकी भागीदारी समान होती है? तो इसमें निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों की भागीदारी जो है सेम होता है। आगे भारत की अर्थव्यवस्था कैसा है आपको पता ही है, मिश्रित है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था को सबसे पहले किस देश ने अपनाया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले फ्रांस ने अपनाया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम लाभ और न्यूनतम कल्याण, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पॉलिटी से है, यानी कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन देखते हैं। राज्य कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? छठे भाग में है। राज्य कार्यपालिका से संबंधित अनुच्छेद कौन से है? तो अनुच्छेद 153 से लेकर 167 जो है राज्य कार्यपालिका से है। नेक्स्ट है त्रिवेणी नहर किस नदी पर बनी है? गंडक नदी पर बनी है, आपको पता ही होगा। और त्रिवेणी नहर परियोजना के तहत बैराज कहाँ बनाया गया है? त्रिवेणी घाट के पास बनाया गया है, ठीक है। और गंडक नदी पर बने इस बैराज की लंबाई पूछेगा तो 740 मीटर होगा। आगे बढ़ते हैं। त्रिवेणी नहर से लाभान्वित होने वाला जिला चंपारण के अलावा और कौन सा है? तो सारण जिला भी है। नेक्स्ट है क्या छपरा जिला त्रिवेणी नहर से लाभान्वित होता है? बिल्कुल होता है। और मुजफ्फरपुर दरभंगा को किस नहर से लाभ है? तो त्रिवेणी नहर से इसको भी लाभ है, ठीक है। नेक्स्ट है सिवान और वैशाली जिले किस नदी परियोजना से लाभान्वित होता है? तो ये भी है त्रिवेणी नहर यानी कि गंडक नदी से, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं विश्व भूगोल से है, ठीक है, यूएई से। यूएई कितने अमीरात का संघ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें जो है टोटल 7 अमीरात है, ठीक है। अबू धाबी और दुबई किस देश के अमीरात है? तो यूएई का ही है। और शारजा और रास अल खैमा कहाँ स्थित है? ये भी यूएई में है। अजमान और अल क्वैन किस संघ का हिस्सा है? ये भी यूएई का है, ठीक है। और फुजुरात अमीरात किस देश में है? ये भी यूएई में है, ठीक है। सातों जो उसका अमीरात है सबका इसमें नाम हो गया, सबको ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन है दोस्तों मध्यकालीन इतिहास से। इसमें क्या है? भक्ति और सूफी संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें है कि मध्यकाल में किन समूहों ने पारंपरिक धर्म और सामाजिक व्यवस्था की आलोचना किया था? तो वह योगी, सिद्ध और नाथपंथी ने, ठीक है। योगी और नाथपंथियों ने किस पर बल दिया दोस्तों? ये सांसारिक मोह माया के त्याग पर बल दिया था। इन समूहों के अनुसार मुक्ति का मार्ग किसमें निहित है? तो वह निराकार परम सत्ता पर ध्यान लगाने में। निराकार सत्ता के साथ एकाकार होने के लिए उन्होंने किन अभ्यासों पर जोर दिया? तो यह योगासन, श्वास व्यायाम और ध्यान पर योग दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है योगी और सिद्ध समूह किन जातियों के बीच विशेष लोकप्रिय हुए? तो यह है निम्न जातियों के बीच हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन समूहों की आलोचना ने उत्तर भारत में किस पंथ की आधारशिला रखी? तो है भक्ति धर्म या मार्ग की रखा था, ठीक है। अब दक्षिण भारत के इतिहास से संगम युग से क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। संगम युग से, संगम युग का संबंध भारत के किस राज्य से है? तमिलनाडु से है। दक्षिण भारत का इतिहास किस काल से जुड़ा है? संगम काल से। संगम शब्द किस भाषा का है दोस्तों? ये संस्कृत भाषा का शब्द है। संगम का अर्थ होता है सभा, ठीक है। और संगम काल में किन 3 वंशों की चर्चा है? तो उसमें चेर, चोल और पांडे की चर्चा किया गया है ज्यादातर, ठीक है। संगम काल में 3 संगीतियां किन राजाओं के नेतृत्व में आयोजित हुई थी? तो है पांड्य राजाओं के नेतृत्व में, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों है कि लाल चेर किसको बोलते हैं? चेर शासक सेनगुट्टवावन को बोलते हैं, ठीक है, लाल चेर। अगला है पत्नी पूजा, कन्नगी पूजा किस चेर शासक ने शुरू किया था? तो ये सेनगुट्टवन ने ही किया था, जिनको लाल चेर बोला जाता है। अगला है कि भारत के बाहर किस राजा ने पत्नी पूजा शुरू की? तो भारत के बाहर बोलेगा तो ताम्रपारनी जो श्रीलंका के राजा थे, ठीक है। और भारत में सेनगुट्टवन होगा। अगला है संगम काल में किस देश से व्यापार भारत के पक्ष में था? तो वह रोम से। आगे बढ़ते हैं 44 से देखते हैं हम। तोलकापियम की रचना किसने किया था? तोलकापियर ने किया था। और तोलकापियम किस विषय का ग्रंथ है? ये तमिल व्याकरण है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन है दोस्तों दिल्ली सल्तनत और उसमें भी गुलाम वंश से क्वेश्चन, ठीक है। लाख बख्श किसको बोलते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में तुर्की राज्य के संस्थापक किसको माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक जो है ये जून 1206 में हुआ है। और ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर बनाया था। और ऐबक को लाख बख्श क्यों बोलते हैं? तो क्योंकि वह लाखों में दान दिया करता था, इसीलिए, ठीक है। और कुतुब मीनार का निर्माण इसने ही शुरू करवाया था, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में शुरू हुआ दोस्तों? ये सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं इसके बाद कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया? ये इसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, ठीक है।
और इल्तुतमिश किस वंश का था, ये तो आपको ही पता है, गुलाम वंश का। इसको ही इलबरी तुर्की भी बोलते हैं। आगे तुर्कान चहलगानी यानी कि 40 गुलाम सरदारों का गठन किसने किया था, ये इल्तुतमिश ने किया। शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए, इल्तुतमिश ने ही चलाए। और सिजदा एवं पैबोस प्रथा किसने लागू किया, बलबन ने। रक्त व लौह की नीति ये भी बलबन ने अपनाया था। ईरानी त्योहार एक नौरोज, इसका आरम्भ जो है बलबन ने ही किया है। अब दिल्ली सल्तनत तो लोदी, खिलजी और तुगलक से क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दिल्ली में लोदी वंश का स्थापना किसने किया था, बहलोल लोदी ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मध्यकालीन भारत में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसने किया था, लोदियों ने ही किया है। और बहलोली सिक्के किसने चलवाए थे, बहलोल लोदी ने चलवाया था। और बहलोल लोदी की मृत्यु जो है ये जुलाई 1489 को हुआ है। बहलोल लोदी की मृत्यु किस स्थान के निकट हुई दोस्तों, ये जलाली के निकट हुआ है। और खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली या गुरसप था, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे कौन सा शासक स्वयं को सिकंदर कहलाना पसंद करता था, तो वह है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अब है दोस्तों क्वेश्चन क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा कि नहरों का जनक किसको कहते हैं, फिरोज शाह तुगलक को। आगे बढ़ते हैं। फुतुहात फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है, ये भी फिरोज शाह तुगलक का आत्मकथा है। अब विविध और मिश्रित प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो जॉन मेनार्ड किन्स किस विषय के विद्वान थे, अर्थशास्त्र के, यानी समष्टि अर्थशास्त्र के, ठीक है। ऊपर जितना पढ़े हैं उसी से क्वेश्चन है, तो आप लोग देखिए कितना याद हुआ कितना नहीं। अगला है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कल्याण का स्तर कैसा होता है, न्यूनतम होता है। अनुच्छेद 160 संदर्भानुसार 153 से 167 के बीच किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 160 जो है ये राज्य कार्यपालिका से संबंधित है। नेक्स्ट है गंडक नदी पर बना बैराज बिहार के अलावा किस देश की सीमा के पास है, तो बताइए। यह आपको पढ़े थे, त्रिवेणी घाट का उल्लेख था, ठीक है, जो किस देश की सीमा पर है, यह नेपाल की सीमा पर होगा। आगे ताम्रपानी किस देश का पुराना नाम है, तो यह सिंहल का पुराना नाम है, ठीक है, सिंहल यानी कि श्रीलंका का। नेक्स्ट है तोलकापियर कौन थे, ये एक लेखक या व्याकरण थे, ठीक है। चेर चोल पांड्य किस क्षेत्र के राजवंश है, ये दक्षिण भारत के थे। और 740 मीटर लंबा बैराज किस उद्देश्य से बना है, सिंचाई के उद्देश्य से, जो त्रिवेणी नहर है, इसका लंबाई जो है 740 मीटर, याद रखिए। CSO का पूर्ण रूप क्या है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। फ्रांस किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाला पहला देश है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला है, ठीक है, याद है ना, ऊपर पढ़े हैं अभी। धूप में नीले कांच की प्लेट अन्य रंगों का क्या करता है, अवशोषित करता है, ठीक है। और डेटा में आपको लिखा क्या था, नीले को संक्रमित करता है, ये लिखा था, उसका मतलब अवशोषित ही होता है। आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर से देखते हैं। लेंस की फोकस दूरी एफ और क्षमता पी में क्या संबंध है, तो अभी ऊपर बताया दोस्तों, पी बराबर 1/f होता है, ठीक है, व्युत्क्रम संबंध होता है। अगला है बलबन किस वंश का शासक था, गुलाम वंश का। इल्तुतमिश किस जाति का तुर्क था, इलबरी तुर्क था, ठीक है। और 40 सरदारों का दल किसने बनाया, इल्तुतमिश ने, तुर्कान चहलगानी के नाम से, ठीक है। और नौरोज किस देश का त्यौहार है, जिसे बलबन ने अपनाया, ये ईरान का त्यौहार है। 1206 ईस्वी में किसका राज्याभिषेक हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका संस्थापक था, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन थे, ये सूफी संत थे। और बहलोल लोदी का निधन किस महीने में हुआ दोस्तों, जुलाई महीने में, ऊपर सब पढ़े हुए हैं, ठीक है, उसका रिवीजन कर लेते हैं। जलालुद्दीन किस वंश का संस्थापक था, खिलजी वंश का था। गुरसप किसका नाम था, ये अलाउद्दीन खिलजी का था, याद रखिएगा, गुरसप जो है अलाउद्दीन खिलजी का नाम था। और सिकंदर सानी, स्वयं को सिकंदर कौन कहता था, अलाउद्दीन खिलजी। फिरोज शाह तुगलक ने किस क्षेत्र में विशेष काम किया, नहर निर्माण में, इनको ही नहरों का जनक बोलते हैं। निम्न जातियों में लोकप्रिय होने का मुख्य कारण क्या था, सरलता और अर्णव विहीनता, ठीक है। नेक्स्ट नाथ पंथियों के अनुसार काया और आत्मा की साधना कैसे होती है, योग और ध्यान से होता है। नेक्स्ट इसके बाद 7 अमीरातों का संघ कौन सा देश है, UAE है, उसका नाम ही बताया है ऊपर, ध्यान रखिएगा सबको। अगला है वैशाली और दरभंगा को पानी किस वजह से मिलता है, त्रिवेणी नहर से। और राज्य कार्यपालिका संविधान के किस भाग में है, भाग 6 में है। इसके बाद दोस्तों डायोप्टर किसका मात्रक है, लेंस की क्षमता का मात्रक है, ठीक है। जजिया कर किसने लागू किया था, इस बताइए। इसे मुगल शासक ने लागू किया था जजिया कर, ठीक है। इसके बाद तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन शुरू होता है, समाचार पत्र या आधुनिक भारत से क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब इसको भी आगे शुरू करते हैं, इसके बाद भी देख लेते हैं, अभी 19-20 मिनट ही हुआ है। क्वेश्चन है कि भारतीय समाचार पत्रों का मुख्यदाता किसको कहते हैं, चार्ल्स मेडकॉफ को बोलते हैं, ठीक है। और चार्ल्स मेडकॉफ गवर्नर जनरल बनने से पहले किस पद पर थे,
तो एक कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे। ठीक है दोस्तों। आगे है 1799 ईस्वी में प्रेस नियंत्रण अधिनियम किसने लागू किया है? ये लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया है। और 1799 के अधिनियम के तहत अखबार में क्या लिखना अनिवार्य कर दिया गया? तो उसमें संपादक, मुद्रक तथा मालिक का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि 1799 के प्रेस नियंत्रण अधिनियम को किसने समाप्त किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। आगे बढ़ते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने प्रेस अधिनियम कब समाप्त किया? बताइए। ये 1818 में समाप्त किया है। और भारत का प्रथम अखबार किससे माना जाता है? द बंगाल गजट को। इसका प्रकाशन जो है 1780 में शुरू हुआ है। द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? तो जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। ठीक है। और भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र बोलेगा तो वह है उदंत मार्तंड है। और उदंत मार्तंड का प्रकाशन जो है ये 1826 में शुरू हुआ है। और उदंत मार्तंड का प्रकाशन ये कानपुर से शुरू हुआ। ठीक है। और इसके प्रकाशक कौन थे? जुगल किशोर थे। ठीक है। अब इसके बाद है सोम प्रकाश समाचार पत्र के संपादक ईश्वरचंद विद्यासागर थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि सोम प्रकाश का संपादन कब शुरू हुआ? ये 1859 में शुरू हुआ है। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस अखबार के खिलाफ लागू किया गया था? तो ये सोम प्रकाश अखबार के खिलाफ ही लागू हुआ था। ठीक है। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? लॉर्ड लिटन ने। नाम याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो आंसर होगा लॉर्ड रिपन रद्द कर दिया था। लिटन लाया, रिपन हटाया। ठीक है, याद रखिएगा। रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब रद्द किया था? 1882 में। ठीक है। इसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण अधिनियम और वर्ष को भी देख लेते हैं। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1865 में। और भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई 1864 में। और भारतीय वन सेवा की स्थापना कौन किया था? तत्कालिक ब्रिटिश सरकार ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष का है? ये 1976 का है। आगे वन जीव संरक्षण अधिनियम यह पारित हुआ 1972 में। और जल संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1974 में आया था। ठीक है। उसके बाद है कि वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ बोलेगा? तो 1980 में लागू हुआ था। याद रखिएगा, बहुत अच्छा है। और वायु संरक्षण अधिनियम जो है ये 1981 में बना है। बैंकिंग अधिनियम ये 1949 में बना है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में। ठीक है। उसके बाद है आपदा प्रबंधन अधिनियम, ये जो है 2005 में। याद रखिएगा दोस्तों, 2005 में हुआ था। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया? ये 2013 में आया था, ये भी ध्यान रखिए। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। अब दोस्तों प्रसिद्ध व्यक्तित्व से क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको भी देखते हैं। अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अमार सोनार बांग्ला किस देश का राष्ट्रीय गीत है? बांग्लादेश का है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1913 में मिला है, साहित्य के लिए। ठीक है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही किया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म जो है ये 7 मई 1861 को हुआ है। और रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ है बोलेगा? तो कोलकाता में हुआ है। ठीक है। और भारत की कोकिला के नाम से हम लोग सरोजिनी नायडू को बोलते हैं। और स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? ये सरोजिनी नायडू ही बनी थी, जो यूपी की बनी थी। ठीक है। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। भारतीय लगाएगा तो। ठीक है। इन्होंने जो है 1925 में अध्यक्षता किया था। ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था 1925 वाला। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। यहाँ ये क्या क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो है सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर। ठीक है दोस्तों, और देख ले। चलिए 25 मिनट तक पूरा करते हैं। ठीक है। प्राचीन राजवंश और शासक क्वेश्चन इसके बाद है। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना कौन किया था? तैलप द्वितीय ने किया था। तैलप द्वितीय ने किस राजा को मारकर वंश की नींव रखा था? राजा कर द्वितीय को मारा था। ठीक है। अगला तैलप द्वितीय की राजधानी जो है मानेखेड़ था। और अपनी राजधानी मानेखेड़ से कल्याणी कौन ले गया? सोमेश्वर फर्स्ट ले गया था। ठीक है। अगला है कल्याणी के चालुक्य वंश का महान शासक कौन था? वह है विक्रमादित्य 6 था। और विक्रमांक देव चरित्र के लेखक जो है विलहन है। और मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर है। ये सब भी याद रखिए। वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक जयसिंह है। और वातापी के चालुक्य वंश का महान शासक बोलेगा तो पुलकेशिन द्वितीय है। पाल समाज की स्थापना किसने किया था? गोपाल ने। पाल समाज की स्थापना ये 750 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अब समान विज्ञान में आपका रसायन शास्त्र भी कंप्लीट कर ही लेते हैं दोस्तों। ठीक है। उसमें है कि नींबू के रस को खाने के सोडा पर डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस निकलता है। और नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है।
सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? नाइट्रिक अम्ल का। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। रसोई गैस में किस गैस का प्रयोग होता है? प्राकृतिक गैस का। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? प्रोपेन एवं ब्यूटेन पाया जाता है। और संश्लेषित रेशे के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? नेफ्था में होता है, ठीक है। और नेफ्था में कार्बन अणुओं की संख्या कितनी होती है? C5 से लेकर C10 के बीच होता है, ऊपर पढ़ चुके हैं। और उसके ऊपर जितना पढ़े उसका रिवीजन अब कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोग देखिएगा कि कितना आया है। इसके बाद क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस का ताप प्रतिशत कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, ठीक है। अब रसायन विज्ञान हाँ खत्म हो गया। बोलिए आगे बढ़े दोस्तों, जीव विज्ञान या छोड़ दें? चलिए 25 मिनट कहीं रहने देते हैं, और इसके अगले वीडियो में हम लोग क्या जीव विज्ञान से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। समान विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान शुरू करेंगे। यहीं में खत्म कर देते हैं, 100 तक कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है। और डीएनए का अधिकांश मात्रा जो है ये केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। केंद्रक के अलावा डीएनए और कहाँ मिलता है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लौक में मिलता है, ठीक है। और डीएनए का द्विकुंडित संरचना मॉडल ये वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए मॉडल जो है ये 1952 में दिया था, याद रखिएगा। और डीएनए क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। आगे है, वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1962 ईस्वी में मिला है। और आनुवंशिक क्रिया का आधार क्या है? डीएनए है। डीएनए की इकाई क्या है? जीन है। प्रोटीन संश्लेषण कौन नियंत्रित करता है? तो होगा डीएनए नियंत्रित करता है, ठीक है। और त्वचा में पाई जाने वाली ग्रंथियां क्या स्रावित करती है? सीबम एवं पसीना स्रावित करती है। अब क्वेश्चन है दोस्तों विविध और अभ्यास पत्र से, यानी कि ऊपर जितना पढ़े हैं अभी तक उसका रिविजन चल देगा, ठीक है। तो देखिए आपको याद हुआ कि नहीं। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाते हैं, ठीक है। 1864 में ब्रिटिश सरकार ने क्या स्थापित किया था? भारतीय वन सेवा। और आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया? 2005 में आया। 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था। 1780 में प्रकाशित द बंगाल गजट के संपादक जेम्स अगस्टस हिक्की थे। जुगल किशोर ने 1826 में क्या प्रकाशित किया था? उदंत मार्तंड, ठीक है। हिंदी का प्रथम था ये। अगला लिटन द्वारा किस एक्ट को लगाया गया? यह वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन लिखे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही लिखे हैं। 7 मई 1861 को इनका जन्म हुआ था, किनका? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। आगे है कि सरोजिनी नायडू का उपनाम भारत की कोकिला है। 13 फरवरी को कौन सा दिवस राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं? शैला द्वितीय ने किस वंश को समाप्त कर अपना वंश चलाया? तो राष्ट्रकूट वंश को। राष्ट्रवंश के शासक था राजाकर द्वितीय को मारकर, ठीक है। और विल्हन किसके दरबार में संबंधित लेखक थे? तो विक्रमादित्य 6 के दरबार में थे, यानी कि चालुक्य के दरबार में। आगे विज्ञानेश्वर ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी? मिताक्षरा के लेखक है विज्ञानेश्वर। 750 ईस्वी में गोपाल ने किस वंश की नींव रखी? पाल वंश की। और सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है दोस्तों? नींबू है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है टार्ट्रिक अम्ल का स्रोत क्या है? इमली है। और C5 से C10 कार्बन रेंज किस पदार्थ की है? नेफ्था की है। और डीएनए में हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता की इकाई क्या है? जीन है। आगे 100 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 100 नंबर में है कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए की मात्रा कैसी होती है दोस्तों? कुछ मात्रा यानी कि कम मात्रा होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।